बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। ब्रेक से पहले हमने दिल्ली के चुनाव की बात की, जिसमें राहुल गांधी उतर आए हैं। कल उनकी पहली रैली हो चुकी है और उसमें केजरीवाल के खिलाफ वो बोले भी। अब केजरीवाल जी से गठबंधन लोकसभा का था, दिल्ली का चुनाव आया तो टूट गया। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई बड़ा चुनाव तो नहीं है, लेकिन अभी एक चुनाव मिल्कीपुर का, अयोध्या की एक विधानसभा सीट का उपचुनाव बाकी है। इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे उनमें 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो भी मजबूरी का समर्थन था, क्योंकि उन्होंने सीटें मांगी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने उतनी सीटें नहीं दी। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई ऐसे में समझौता करने से अच्छा है लड़ो ही ना, इन्हीं को लड़ लेने दो और इनको समर्थन दो। अब मिल्कीपुर पर वो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन दिनों एक बड़ी एक्सरसाइज कर रही है। अभी एक महीना पहले ही जो भी कुछ संगठन था सब भंग कर दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर। अब एक 100 दिनों का लक्ष्य दिया गया है। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, जो महाअध्यक्ष हैं, वो पूर्व विधायकों, सांसदों, पूर्व पदाधिकारियों के साथ रोज घंटों घंटों की लखनऊ के अंदर मीटिंग्स चल रही हैं और पूरा एक रिवैम्प जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कांग्रेस पार्टी का यूपी में, उसको करने की कवायद पार्टी इस वक्त कर रही है। और इसमें पूरी तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पार्टी अपने दम पर पूरी तरीके से खड़ी हो। कल उन्होंने कहा भी, उनकी पार्टी के प्रभारी ने, कि आज के लोग भूल गए होंगे, नौजवान खासकर, कि कांग्रेस पार्टी का कितना गौरवशाली इतिहास है उत्तर प्रदेश में शासन देने का। तो हम वो याद कराना चाहते हैं, हमारी इतनी बड़ी विरासत रही है, हम उस पर अपने पैरों पर दोबारा खड़े होंगे। ये तो बात ठीक, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब आगे उन्होंने एक लाइन और कही कि 2027 का जब विधानसभा चुनाव आएगा तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ा जाएगा, मतलब विपक्षी खेमा कांग्रेस पार्टी लीड करेगी। अब समाजवादी पार्टी के होते हुए ये कैसे मुमकिन है? लेकिन उन्होंने बात कह दी, तो आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। क्या वो अब जो दबाव अब तक झेला सपा का, अब वो रिटर्न विद फेवर, विद सारा इंटरेस्ट करना चाहते हैं कि अब हम आपसे इससे ज्यादा और समझौता नहीं करना चाहते क्या? या फिर कांग्रेस पार्टी सिंपल मुगालते में है, कांग्रेस पार्टी को दृष्टि भ्रम हो गया है, उसको कुछ दूर का ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जो वास्तविकता में है नहीं? त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, राजनीति में अगर आपको कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है और या कहें कि मुगालता या भ्रम बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, तो आपको राजनीति में नहीं जाना चाहिए। जो नहीं है वो देखना और उसी कन्विक्शन के साथ अपने समर्थकों को दिखाना, ये राजनीति का पहला मूल है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 10 लोगों की सभा आप संबोधित नहीं कर पाएंगे, 100 की नहीं कर पाएंगे, तब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की होती है। राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ समस्या क्या हुई कि इन्होंने जब पहला मुलायम सिंह यादव के साथ समझौता किया था और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी फिर अलग अलग समय पर करते रहे, ये आत्मसमर्पित तो होते गए, यानी अपने कार्यकर्ता के मन को, अपनी स्ट्रेंथ को, सबको दूसरी पार्टी के चरणों में समर्पण कर दिया। उसको ये कहते रहे कि हम सेकुलरिज्म बचाने की लड़ाई लड़े हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा था भारतीय जनता पार्टी, भाजपा क्या करती रही, उसने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बावजूद वो अपनी जब लड़ाई होती थी तो वो कभी समझौते में नहीं जाती थी, वो कहती थी भैया हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो मायावती को भी सत्ता कब मिली? जब उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने प्रयोग करेंगे। जहां तिलक तराजू और तलवार और नारा लगाया करते थे, वही बहुजन समाज पार्टी ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, वो सब करने लगे। यानी आपको नए मतदाता वर्ग में घुसना है। कांग्रेस उसके लिए क्या कर रही है? इससे नहीं चलेगा कि आप कह रहे हैं कि हमको दिख रहा है हम अलग लड़ेंगे। लड़ रहे हो, किसको कैटर कर रहे हो? कौन सा नया तुम्हारी ऑडियंस है, कौन सा तुम्हारा वोटर है, वो पहले करना पड़ेगा। और उस सब से पहले क्या ये जो अजय राय हो या प्रभारी हो, ये सारे लोग जो बोल रहे हैं 27 हम अकेले लड़ेंगे, उसके लिए आप जमीन तैयार कर पाए? क्या उसके लिए आपके पास उतने लोग तैयार हो पाए? जब ये सब आप कर पाएंगे तब टेबल पर बैठेंगे तो बार्गेन भी ठीक से होता है, लड़ाई भी ठीक होती है और आपका कार्यकर्ता भी उत्साह के साथ आता है। और मेरा यह मानना है कि कांग्रेस को अब ये सब सोचना चाहिए, नहीं तो सचमुच कांग्रेस मुक्त भारत का नारा वो राजनीतिक है, लेकिन मुश्किल में वो दूसरी तरह से जरूर पड़ती है। हमने इसी प्रोग्राम में बहुत चर्चा की, इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों ने जब बातें कही थी कि चोली तो 24 के लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। तेजस्वी यादव ने भी इसी बात की और लोगों ने भी कही, तो क्या आप कांग्रेस ने मान लिया कि हाँ ठीक ही कह रहे हो तुम, अब सब मतलब बाकी जो होगा 29 में देखेंगे, तब तक के लिए तुम अलग हम अलग, और यूपी में भी होगा? मुझे लगता है कि ये सही समय हो कि कांग्रेस के लिए अभी 2027 बहुत पास भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है, और कांग्रेस अपने संगठन पर काम करे। मान लीजिए 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ जाना भी हो, तब भी ये 2 साल वो पूरी तरह से लड़ाई लड़े। एक और बड़ा फायदा अभी इस समय है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो समाजवादी पार्टी से सीधे नहीं लड़ना उसे। तो अपने को मजबूत करने के लिए वह कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़के, क्योंकि कई बार होता अखिलेश जी की सरकार होती
तो कांग्रेस को मुश्किल होता है कि भाई उस सरकार के खिलाफ, जैसे 2017 में किया था उन्होंने कि चुनाव से, मुझे याद है मैं पूरे चुनाव में वहाँ था, तो 1 महीने पहले तक वो जनाक्रोश रैली निकाल रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद भी उस समय होते थे और जो फिल्म स्टार है राज बब्बर अध्यक्ष होते थे, पूरे जन आक्रोश रैली निकाल रहे थे। फिर अचानक वो प्रशांत जी का जो जादू चला तो वो यूपी के 2 लड़के एक दिन आ गए अचानक बीच में। तो उससे बेहतर है कि अभी 2 साल उनके पास बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़कर, या जो भी उत्तर प्रदेश की मजबूती के लिए लड़ाई लड़नी है, वो संगठन पर तैयारी करें। ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो मान लीजिए समझौता भी करना पड़ा तो एक मजबूत समझौता होगा। ये नहीं है कि अखिलेश जी कहते बैठिए इधर कोने में, हम 2 सीट दे रहे हैं, 9 में से 1 दे रहे हैं। अब तक वो यही करते हैं। हाँ, तो उसके लिए मजबूत संगठन का ये पूरा मौका है। और किसी भी गठबंधन की मजबूती के लिए जरूरी है कि आप खुद ताकतवर हो। जब तक आप ताकतवर नहीं होते, आपका संगठन ताकतवर नहीं होता, तब तक कोई नहीं सुनता आपकी। ठीक है, कांग्रेस शायद अब ये समझ रही है, शायद समझ रही है। एक खबर मैं आपको बिहार की दे रहा हूं समीर जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। ये अब बिहार के अंदर कोई माइंड गेम खेला जा रहा है। अब तो मुझे तो कोई शक नहीं है इसके अंदर। मीसा भारती जो लालू जी की बेटी हैं, उनका अभी एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने अभी पहले हुआ था, तेजस्वी यादव ने कहा भाई नथिंग डूइंग, हमारा नीतीश जी के साथ अब कोई मेल नहीं है, दरवाजे बंद। तो फिर लालू जी ने कह दिया नहीं, दरवाजे खुले हैं, हम उनको माफ़ कर देंगे, दोबारा हमारे साथ आना चाहें तो आ जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम पुराने साथी हैं। अब उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो उन्होंने आपका मन, मीडिया का मन रखने के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया था, हम अपने पिता को सलाह भी देते हैं, नीतीश जी के साथ अब कुछ दोबारा हमारा नहीं बनने जा रही बात। अब मीसा भारती ने कह दिया कि हमारे तो पारिवारिक संबंध रहे हैं नीतीश कुमार के साथ और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, और उनको अगर हमारे साथ आना है तो उनको किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। सुनिए। देखिए, बहुत काफी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि बीते समय में आप लोगों ने देखा है कि मकर संक्रांति के बाद बहुत उलटफेर हुआ है। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो अभी इस पे कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। देखते हैं, आज के बाद से ही शुभ कार्य स्टार्ट होता है। हम सब हिंदू हैं, तो आप शादी ब्याह भी आप देखिए कि खरवास था, खरवास आज के बाद से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से सारे शुभ कार्य होंगे और पॉलिटिकल भी शुभ कार्य। जैसे कि आपको पता है कि आगे विधानसभा का चुनाव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के मौके पे दही चूड़ा सभी दल के लोगों को, चाहे जो लोग भी आते हैं, सब लोग को खिलाते हैं और ये अच्छी एक शुरुआत है। मतलब हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव कहा जाता है, दरवाजे पे कोई आ जाए सबका वेलकम है। हमारे बहस छिड़ गई, क्या हुआ, ये भाई बहन में तकरार हो गई है, ये क्या है? अब मीसा भारती कह रही खरमास चल रहा है, खत्म होते ही शुभ कार्य होंगे, सारे शुभ कार्य होंगे। या तो उनको ये समझ में आ गया है भाई चुनावी साल है, नीतीश जी के बिना कुछ होना जाना नहीं है, कुछ भी करके नीतीश जी को लाओ साथ में। समीर जी देखिए, नीतीश जी तो बार बार कह चुके कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं यही रहने वाला हूं, बार बार बोलते हैं। आज फिर बोलेंगे, नहीं पूछो तब भी बोल देते मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं यही रहने वाला हूं। लेकिन बिहार के अंदर कोई भी गारंटी से कहने को तैयार नहीं कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। क्या वो चुनाव के पहले चले जाएंगे, या टिकट वितरण के हिसाब से उनके हिसाब से नहीं होगा तो जाएंगे, या सरकार बनने के बाद उनको ऐसा लगेगा कि अब स्थिति आ गई है कि फिर मुझे मुख्यमंत्री बनना है, वो तेजस्वी तैयार है मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चाहती है तो चले जाएंगे। तो जब तक चुनाव बिहार के चलेंगे तब तक नीतीश कुमार के बारे में चलता ही रहेगा कि वो आने वाले। देखिए, अब तेजस्वी यादव ने बहुत स्पष्ट कहा है, और उस समय अगर आरजेडी की कमान तो तेजस्वी यादव के पास है। पहले तो तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप से परेशान थे, वो उटपटांग बयान देते थे, उनके कारण परेशान थे। अब तो लालू जी भी बाहर आ गए, अब लालू जी भी राजनीति में सक्रिय है, वो भी बयान दे रहे हैं। मीसा भारती अब पाटलिपुत्र सांसद बन गई लोकसभा चुनाव जीत के, तो वो भी इनको भी लग रहा है कि अब मैं भी पार्टी की बड़ी नेता हूं, तो मैं भी बिना पूछे तेजस्वी बयान दे सकती हूं। तो घर के लोग भी अब 4 तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी तय करेंगे फिलहाल। लेकिन नीतीश कुमार की बिहार के अंदर ऑड है, लेकिन तेजस्वी 2 बार कह चुके हैं, एक बार फिलहाल लालू जी ने कहा समझ में आया, अब मीसा भारती भी उनकी बात काट रही है। देखिए ना, तेजस्वी इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार नहीं आने वाले, और तेजस्वी भी जानते हैं कि अब चुनाव के पहले नीतीश कुमार को लेने का बहुत फायदा नहीं है। नीतीश कुमार अपनी राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं इस समय, और यह बात तय है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर वोटों का जो बड़ा ध्रुवीकरण होगा, नीतीश कुमार के वोट का एक बड़ा वोट जो मुस्लिम वोट बैंक है वो तेजस्वी के पास जाएगा। और दूसरी कोशिश ये की जा रही है जिसमें अभी लेकिन ये भी तो है ना, उनको मीसा भारती को या लालू जी को ये भी दिखता होगा ना, जो तेजस्वी क्यों नहीं समझ, वो क्यों नहीं देख रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं कि भाई इस बार दोनों मिलकर बीजेपी नीतीश कुमार लड़ेंगे, फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा।
देखिए, अब नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं है कि नीतीश कुमार जब पहले आ गए तो सारे विधायक सांसद आ गए और सरकार बना ली। नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि इस बार अगर वो जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे, उनके ज्यादातर विधायक भी नहीं जाएंगे और सांसद तो कोई भी नहीं जाने वाला दिल्ली का साथ छोड़कर। तो नीतीश कुमार इस अपने राजनीतिक वास्तविकता को जानते हैं। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक पर नजर है, प्रशांत किशोर उनके दलित महादलित दूसरे वोट बैंक पर नजर डाल रहा है। और अब जिस तरीके से नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के कारण जो मुस्लिम वोट बैंक का डर बैठ रहा है तेजस्वी यादव को, कहीं ना कहीं वो लेकिन लालू परिवार में क्यों एक राय नहीं है, ये समझ नहीं आता। नहीं, लालू परिवार में एक राय तो कई चीजों पर नहीं है। लालू जी नवरात्र के समय में चंपारण मटन बनाकर खिलाते हैं। मीसा जी कह रहे हैं कि खरमास खत्म होगा तो शुभ कार्य होगा। तो हिंदू वाली परंपरा माननी है कि नहीं माननी है, पहले तो इसी पे हो जाए। दूसरा, मुझे लगता है कि कई बार ये दिखता नहीं और हम लोग भी कहने से बचते हैं, लेकिन मीसा भारती को भी आप सोचिए ना, लंबे समय से राजनीति में हैं, वो भी पिता की ही विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, वो भी मजबूत नेता के तौर पर जानी जाती रही। ठीक है, रामकृपाल जी ने उनको बीच में 2 बार हराया, लेकिन उसके बावजूद तो कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि उस राजनीतिक विरासत में अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश है। एक होता है ना भाई, तेजस्वी साफ साफ कह रहे हैं किसी से कोई रिश्ता नहीं, और ये ठीक वैसी स्थिति जैसे प्रियंका जी जाके और अमित शाह से मिलके और वायनाड के लिए कुछ लेकर आ जाती है। मीसा भारती कह रहे हैं कि हमारे तो चाचा ही हैं, भाई घर ही का मसला है। तो ये थोड़ा सा परिवार के अंदर क्या पॉलिटिकल जो रीअलाइनमेंट है उसकी भी एक कोशिश है क्या। और ये हर कोई जानता है कि लालू जी का अगर कोई सबसे प्रिय है तो वो मीसा ही है, ये हर कोई जानता है कि लालू जी को अगर अवसर मिलता, लेकिन चूंकि कई बार होता है समाज नहीं स्वीकार करता है, और ये दुर्भाग्य भी है कि सोनिया जी और लालू जी दोनों, सोनिया जी अपने पुत्र को देना चाहती हैं, लालू जी चाहते थे पुत्री को देने, लेकिन वो उस तरह से जिसको कहते हैं ना कि नहीं बन पाई उनकी बात। तो अंत में तेजस्वी तो बाद में आए ना, एक तरह से राजनीतिक छोटे भी हैं, काफी छोटे हैं, तो उस विरासत को चाहते तो दे। और सोचिए, एक महिला मुख्यमंत्री होती अगर बिहार की, अगर जितनी बार वो उप मुख्यमंत्री बने उतनी बार मीसा भारती उप मुख्यमंत्री होती, तो आज आप यहीं पर दूसरी तरह से बात कर रहे होते। तो मैं इसको विद इन फैमिली पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के तौर पर देखता हूं। सर, एक आपका शॉर्ट कमेंट। मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल माइंड गेम भी हो सकता है। एक तो समझ लीजिए कि आज की तारीख में आरजेडी की जो यूनिट है, मतलब तो राष्ट्रीय, मतलब बिहार की जो पार्टी है, पूरी की पूरी कमान तेजस्वी जी के पास है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। अच्छा संभाली पार्टी उन्होंने, और अच्छे से संभाली है, और बल्कि मजबूत किया उन्होंने। लोगों को लग रहा था लालू के रहते हुए, जेल में रहते हुए भी उन्होंने लड़ा, लेकिन ये रास्ते खुले रखें कि दरवाजे बंद करें, कोई खिड़की तो खुली रखें कम से कम। और इसलिए फिर वही वाली बात है कि कभी भी ये मत मानिए कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता तो कोई बात ही नहीं है। और नीतीश जी की बात तो माननी चाहिए ना आपको। नीतीश जी पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ, उन्होंने हमेशा किया कि हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, और हमेशा गए हैं। ठीक है, तो वो कभी हमेशा गए भी हैं, तो इसलिए उनकी बात पर कोई ऐसा नहीं है। और उनको समझ में आ रहा है कि मान लो 50 सीटों का भी फर्क पड़ता है, 25 सीटों का भी फर्क पड़ता है, कहीं ये जो अगला इलेक्शन के बाद फिर 5 साल बाद करना पड़े, उससे बेहतर है कि अभी, और रास्ते तो खुले रखे जाए ना। और उससे एक तरीका ये भी हो सकता है कि इस तरह से नीतीश जी को और कमजोर कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, भाई वो एल्योर हो रहे हैं, कहीं पर फिसल तो नहीं जाएंगे।